दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग संधि देखने वाले हैं और उसके पहले हमने पहले क्लास में देखा था स्वर के बारे में। उसके बाद फिर व्यंजन देखे और व्यंजन के साथ में हमने देखा वर्ण विच्छेद करना, कि किसी भी शब्द को कैसे उसके वर्ण को टुकड़े टुकड़े करते हैं, उसके शब्द को कैसे टुकड़े करते हैं, मतलब वर्ण के रूप में कैसे लिखते हैं, वही होता है वर्ण विच्छेद। अगर आपको वर्ण विच्छेद करने नहीं आता है तो आप वो सीख लीजिए। उसके बाद फिर ये संधि वाले टॉपिक पे आ जाइए, क्योंकि अगर आपको वर्ण विच्छेद करने नहीं आएगा तो संधि समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको वर्ण विच्छेद करने आता है तो संधि में आपको लगभग आधी चीज़ें आपकी एक तरह से कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि बहुत ईजी है फिर संधि आपको समझना संधि समझना। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं संधि क्या होता है। संधि को अगर हम लोग समझते हैं तो अगर आप अपने हाथ को उदाहरण लेते हैं, अगर ये हाथ हो गया और ये हो गई कलाई आपकी, ठीक है, ये कलाई हो गई और उसके बाद फिर ये हथेली हो गया और ये उंगलियां। तो जहाँ पे हड्डियों का जोड़ होता है उसको बोलते हैं ज्वाइंट या फिर संधि, है ना, बोलते हैं ना संधि। वैसे ही अगर आप हथेली और ये कलाई के बीच में देखेंगे तो यहाँ भी जोड़ रहता है, ये भी जोड़ है। तो संधि का मतलब होता है, अगर सामान्य भाषा में बोलें तो उसका मतलब होता है जोड़। ठीक है, और ये जैसे आपके हाथ में जैसे ज्वाइंट जहाँ जहाँ पे जोड़ है वो संधि हुआ, वैसे ही शब्द में भी वो जोड़ होता है, वो संधि होती है। ठीक है, शब्द में भी संधियाँ होती हैं, वही संधि को हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसलिए है क्योंकि आपने स्वर पढ़ लिया है ना, व्यंजन पढ़ लिए हैं और वर्ण विच्छेद पढ़ लिए हैं, वर्ण विच्छेद पढ़ लिए हैं। यही तीनों का मिला जुला रूप ही संधि में देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक हम लोग वर्ण विच्छेद का उदाहरण लेते हैं पहले। जैसे कि अगर आप देवालय लेते हैं, देवालय, अब आप इसको उस कलाई वाले फॉर्म में लिए, पहले हाथ फिर कलाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको जोड़ गिरिए सेम वैसे ही। तो देखेंगे आप इसको देव, ये आधा भाग हो गया, और आलय, ये देखिए दो शब्द बन गए। वैसे जैसे हाथ पे दो टुकड़े हुए थे, तो देव धन आलय हो गया। अब आप इसके वर्ण विच्छेद करिए। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे आप, द, फिर इसमें देखिए एक मात्रा है तो ए, फिर वा, फिर आ, उसके बाद फिर ये आ है, फिर ला, फिर अ, फिर या, फिर आ। अब ये देखिए इसका पूरी तरह से वर्ण विच्छेद हो चुका है ना। अब आपको यहाँ पे ये देखना था कि कौन सा संधि होगा। तो हमने क्या पढ़ा था पहले, स्वर पढ़ा था, व्यंजन पढ़ा था और विसर्ग पढ़ा था ना। तो स्वर में क्या होगा, जब स्वर स्वर रहेंगे तो स्वर संधि हो जाएगी। अगर व्यंजन और स्वर ये दोनों के बीच में व्यंजन और स्वर रहेगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और अगर इन दोनों के बीच में विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि। कैसे, इसको आप देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग स्वर संधि के बारे में। ठीक है, वो क्या था, मैंने क्या बताया था पहले आपको कि अगर ये हाथ हो गया, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए स्वर आता है, स्वर मतलब क्या, अब आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ भी स्वर आ गया। ठीक है, यहाँ भी ये सारी चीज़ें आ गई, तो ये कौन सा स्वर हो जाएगा, फिर सॉरी कौन सा संधि हो जाएगा, ये स्वर संधि हो जाएगा। अगर यही हाथ, ठीक है, या फिर शब्द, आप इसको शब्द बोलेंगे, शब्द या फिर हाथ, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है ना। अगर ये शब्द है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे स्वर हो गया, यहाँ पे व्यंजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्वर सॉरी, और यहाँ पे व्यंजन हो गया, या फिर यहाँ पे व्यंजन हो गया, यहाँ स्वर हो गया। अगर ऐसा होता है तो यह कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी।
सेम ऐसे ही अगर कोई शब्द यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे स्वर है या व्यंजन है, तो वह संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। इसको हम लोग पहले अभी स्वर संधि देखते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं वह सारे टाइप देखेंगे। उसके बाद फिर व्यंजन संधि पे आएंगे, व्यंजन संधि को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि को। ठीक, पहले हम लोग स्वर संधि पे आते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, इसका परिभाषा अगर बोले तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, हमको देखिए, हमने स्वर में क्या पढ़ा था? स्वर में कुछ स्वर क्या होते हैं? कंठ, कुछ होते हैं तालव्य, कुछ होते हैं ओष्ठ, कुछ मूर्धन्य, कुछ कंठ तालव्य, और कुछ क्या थे? कंठ ओष्ठ। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो कंठ में कौन कौन से आए थे? कंठ में अ और आ। ठीक है, फिर तालव्य की बात की जाए तो तालव्य में ई, ए, और ओष्ठ में आए थे उ और उ। मूर्धन्य में री, ऋषि। कंठ तालव्य में कौन सा आया था? ए, और कंठ ओष्ठ में कौन से आए थे? ओ और अ। तो स्वर संधि के अंतर्गत इन्हीं, ये टोटल कुल बोला जाए तो 11 हैं। तो 11 स्वरों की बात की जाएगी। यही 11 स्वर से ही आपके सारे स्वर संधि या फिर स्वर संधि, पूरी स्वर संधि यहाँ पे बनेगी। तो यही स्वर संधि को, यही स्वरों को यूज किया जाएगा, और वहाँ से स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं इन्हीं का उपयोग करके हम सारे प्रकार को देखेंगे, लेकिन यूज इन्हीं का किया जाएगा। कभी क्या होगा, कंठ को देखेंगे, कंठ में जो भी स्वर हैं, स्वर संधि के भेद की बात की जाए कि कुल स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल मिला के स्वर संधि 5 है। ठीक है, 5। कौन कौन से? पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो इन्हीं पांचों स्वर संधियों को हम लोग आज देखने वाले हैं। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पहला स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, अगर इसकी परिभाषा की बात करें या इसकी पहचान की बात करें, तो जब किसी स्वर संधि का उच्चारण स्थान एक जगह हो। उच्चारण स्थान की बात करूं तो उच्चारण स्थान क्या है? जैसे अगर ये अपना मुंह हुआ था, मैंने आपको कई बार बताया है, अगर ये तालु है और अगर स्वर संधि में अगर उच्चारण स्थान, जब अब संधि की बात के लिए हम लोग क्या करे थे, मैंने उदाहरण लिया था एक, किसका? हाथ का। तो अगर जो पहला शब्द का पहला हिस्सा अगर वो भी स्वर रहेगा और वो उसका उच्चारण स्थान भी अगर एक जगह रहेगा, या फिर जैसे कंठ है, और ये जो शब्द का दूसरा हिस्सा रहेगा उसका भी अगर उच्चारण स्थान कंठ हो गया, मतलब उच्चारण स्थान अगर सेम है, वह दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये हो गया कंठ, अब ये तालु, तो उच्चारण स्थान अगर पहले जो हिस्सा है शब्द का वह भी तालु हो और दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो भी तालु हो। अब कैसे? जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे हो गया वीरांगना। कौन सा? वीरांगना। वीरांगना। अब इसका विच्छेद करिए, वीर प्लस अंगना। ठीक है,
ऐसे इसका विच्छेद होगा। अब आप इसके टुकड़े करेंगे, वा धन ई धन रा धन आ, फिर आ धन गा धन गा धन ना, फिर आ। ये देखिए जो पहला हिस्सा है वहाँ पे ए आ रहा है, आ रहा है, और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आपने विच्छेद किया तो जो उसका जो पहला शब्द का पहला हिस्सा था वहाँ भी इसका अंतिम किससे हुआ है, आ से हुआ है, और जो दूसरा है उसकी शुरुआत किससे हुई है, आ से हुई है। और आ और आ ये दोनों क्या है, कंठ से उत्पन्न होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो उच्चारण स्थान क्या है, सेम है। अगर सेम है उच्चारण स्थान तो क्या होंगे ये, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। वैसे ऐसा हो सकता है कि ये आ की जगह पर ई हो और यहाँ भी ई हो, ठीक है, ई हो, तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान आप बात करेंगे तो फिर ये तालव्य हो जाएगा। और तालव्य और दोनों को देखिए, दोनों को उच्चारण स्थान सेम है। वैसे अगर ऊ होंगे वो भी होगा, इसमें भी ऊ हो जाएगा, तो वह किस होगा, ओष्ठ से होगा। और ओष्ठ दोनों को उच्चारण स्थान अगर सेम है तो वह दीर्घ स्वर संधि होगा। सबसे जरूरी बात अगर इस दीर्घ स्वर संधि की ये है कि दोनों का उच्चारण स्थान एक जगह होना चाहिए, एक जगह से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला जो हिस्सा, पहले शब्द का पहला हिस्सा वह कंठ से हो, दूसरा हिस्सा तालव्य से हो, तो वो नहीं रहेगा। वह क्या नहीं रहेगा, वह दीर्घ स्वर संधि नहीं रहेगा। अगर दोनों का उच्चारण स्थान सेम सेम रहेगा वह दीर्घ स्वर संधि होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं पहले। अगर जैसे कि हम लोग कंठ की बात करेंगे, पहले आ और ये आ, ठीक है, शब्द का पहला हिस्सा आ रहेगा और दूसरा हिस्सा, तो हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा। हमेशा सजाती स्वर रहेंगे और जब दोनों का मिलन होगा तो वो क्या, दीर्घ रूप में होगा। अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें ई और ये बड़ी ई होगी तो क्या होगा, वो बड़ी ई होगा। अगर ई और ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी ई होगा। तो क्या रहेगा, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि सजाती स्वर रहेंगे, जब दोनों का मिलन होगा तो हमेशा दीर्घ रूप में आएगा। छोटा आ और मतलब आ और आ बने तो फिर क्या, बड़ा आ बना। वैसे ई और ई तो वैसे आपको ओ भी करेंगे, अगर ओ का ओ से मिलन कराएंगे तो बड़ा ओ बनेगा। ये इसकी पहचान रहेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ का मतलब भी आप समझ सकते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा क्या, वह अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाएगा। छोटा हो सकता है जैसे कि आ हुआ, ये छोटे रूप फॉर्म में हो सकता है। अगर आप आ का आ से मिलन कराएंगे तो वह दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाएगा और बड़ा आ बन जाएगा। तो ये इसकी पहचान होती है। हम लोग उदाहरण के थ्रू अभी देखते हैं। पहला उदाहरण देख लेते हैं। सभी के लगभग 5-5 उदाहरण देखेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और जो कुछ अगर आपको ज़्यादा उदाहरण चाहिए तो उसके बाद मैं लास्ट में जब हम लोग का हिंदी कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम में आपके बहुत सारे, जैसे स्वर संधि हो गया तो स्वर संधि के 50 उदाहरण, फिर अगर जो जो टॉपिक हमारा होता जाएगा सभी के उदाहरण थोड़ा ज़्यादा करा दूंगा। बट पढ़ाते टाइम इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे उदाहरण को एक साथ करा पाऊँ, ठीक है। तो पहला उदाहरण जैसे कि हम लोग देखेंगे युगांतर। अगर एक युगांतर शब्द आता है तो आप क्या करेंगे, इसका विच्छेद करने के लिए युग प्लस अंतर करेंगे और फिर आप इसके और टुकड़े करेंगे, या प्लस उ प्लस गा प्लस आ प्लस आ प्लस ये ना हो जाएगा प्लस ता प्लस रा। अब देखेंगे जो पहला था वो क्या है, आ है, शब्द का पहला हिस्सा आ और दूसरा हिस्सा आ, तो ये फिर किस में बदलेगा, देखिए यहाँ पे बड़ा में बदला था, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, देवार्जन। देवार्चन है ना, देवार्चन, देव प्लस अर्चन। आप देखेंगे इसके टुकड़े करेंगे, दा धन ए धन वा धन आ धन आ धन रा धन च धन ना।
अब ये आ है और ये भी आ है। अभी हम लोग जो पहला उदाहरण देख रहे हैं वो आ और आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं, उसका देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ और ये आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ। और कौन सा संधि हो गई, ये दोनों का देखिए उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, इसका भी कंठ है और ये भी कंठ, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दूसरे सेट पे चलते हैं। एक उदाहरण जैसे हो सकता है वेदांत का, वेदांत। आप इसको वैसे सीधा सीधा टुकड़े करें, वा धन ए धन द धन बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना था, पहले इसको दो फॉर्म में लाना था, है ना। जैसे हाथी किए थे तो ऐसे वेद धन अंत, इसको दो शब्द में पहले भी इसको विभाजित करना है आपको। फिर यहाँ पे जैसे कि बड़ा कर देंगे, फिर ना फिर ता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, ये आ धन आ होगा ना। जब आप इस फॉर्म में लाएंगे इसमें, तो फिर क्या हो जाता है, ये यहाँ पे वा ए द धन आ धन, ये देखिए ये वेद का यहाँ तक होगा, वा ए द और आ, उसके बाद फिर आ का ये और ता, सॉरी यहाँ पे आ आएगा। इसको मैंने बताया था कैसे कि कोई भी जो व्यंजन रहता है उसमें आ छुपा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे दा था तो दा में आ छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे ता था तो ता में आ छुपा हुआ था। तो अगर हम लोग उससे स्वर को निकाल देंगे तो वहाँ पे हलंत लग। अब तीसरा चौथा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उदयाचल है ना, उदयाचल। आप इसको पहले दो भाग में डिवाइड करिए, उदय धन अचल हो जाएगा। फिर आप इसके जब टुकड़े करेंगे, उ धन द धन आ धन या धन आ, ये आधा भाग हो गया यहाँ तक का। अब उसके बाद यहाँ का आ धन च धन आ धन ला धन आ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आ और आ दोनों मिल रहे हैं, और आ और आ मिलेंगे तो क्या आप दीर्घ फॉर्म में आएंगे। दीर्घ फॉर्म में आने के बाद क्या बनेंगे, बड़े रूप में आएंगे तो फिर बड़ा आ बना देंगे। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, देखिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, इसलिए उच्चारण स्थान सेम था, इस वजह से दीर्घ स्वर संधि होगा। वैसे ही अगर दूसरा देखें, पहले अभी हमने क्या देखा, आ और आ मिलके बड़ा आ बनाए थे। ऐसा भी हो सकता है कि आ और ये जो बड़ा होता है ये मिलके, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके भी दीर्घ रूप क्या होगा, इसका बड़ा आ होगा। तो कुछ उदाहरण इसके भी देख लेते हैं। देखिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, इसका भी कंठ है और इसका भी कंठ है, तो यह भी क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। इसका उदाहरण देखें, जैसे कि देवालय, देवालय। आप इसके टुकड़े करिए, कैसे करेंगे, देव धन आलय करेंगे, देवालय। अब जब आप इसके टुकड़े करेंगे या फिर वर्णविच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, दा धन ए धन वा धन आ, और उसके बाद ये तो आ बड़ा आ रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है तो ये रहेगा इस रूप में। उसके बाद फिर ला करेंगे, ला आ फिर या, उसके बाद आ। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए किस रूप में आया, आ और बड़ा आ। फिर अपने जब दीर्घ रूप में आएगा तो फिर ये बड़ा आ हो जाएगा और बड़ा आ हो जाएगा, और दोनों को उच्चारण स्थान सेम रहेगा, इस वजह से यह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं हम लोग, सत्याग्रह देख लेते हैं। सत्याग्रह को जब टुकड़े करेंगे, वर्णविच्छेद करेंगे तो पहले इसके दो भाग में इसको पहले बांटिए, है ना। इसको देखिए कि इसका जो शब्द है उसको हम लोग किस रूप में दो भाग में बांटेंगे जिससे वह दो शब्द बन जाए, है ना। दोनों का अर्थ होना चाहिए, जब दो भाग में इसको बांटेंगे तो दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो सत्य और आग्रह ये हो जाएगा।
अब देखिए, अब मैं यहाँ तक का तो नहीं बताऊँगा क्योंकि बार बार वैसे बताऊँगा आपको, वर्ण विच्छेद करने तो आ ही रहा है, फिर भी एक बार देख लीजिए इसको। सा, फिर आ, फिर ये आदता है तो ये ता रहेगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आ नहीं छुपा हुआ है, क्यों? सत्य, इसमें आ नहीं था। अगर ये पूरा रहता ता तो वहाँ पे आ छुपा रहता, ये आधे रूप में है तो ये आधे का आधा ये ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये या, फिर आ। आपको यहाँ पे ध्यान यही देना है कि वो अपूर्ण है। अभी देखिए ये अपूर्ण है, यहाँ भी ता है, उसके बाद आ नहीं है। अब अगर इसमें ता रहता, यहाँ पे ता रहता तो वह पूर्ण होता, पूर्ण रहता तो उसमें आ छुपा हुआ रहता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद फिर ये बड़ा आ हो जाएगा और गा, फिर ये रा, फिर आ, ग्रा, आ, फिर हा, फिर आ। तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है? यहाँ पे। ये देखिए आ था, ये इसका अंतिम आ था और इसका आ, ये दोनों जब मिले तो क्या बने? दीर्घ रूप में बड़ा आ बना। और बड़ा आ क्या है? ये दो, ये भी कंठ से उत्पन्न हो रहा है, ये भी कंठ से उत्पन्न हो रहा है, दोनों का उच्चारण स्थान सेम था, इस वजह से क्या हुआ? ये दीर्घ स्वर संधि बना। अब देखिए आ का हो गया है। अब अगर बड़ा आ और ये बड़ा आ बना तो यह क्या होगा? यह भी बड़ा आ ही बनाया, क्योंकि दीर्घ रूप इससे बड़ा तो होता नहीं आ। तो अगर कंठ के जो बड़ा आ था वह ये बड़ा आ से मिलेगा, आ और आ मिलेंगे, दोनों आ ही बनाएंगे। इसकी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वार्तालाप, वार्तालाप, आप वार्ता करेंगे, वार्ता धन आलाप, आलाप। अब फिर जब इसके टुकड़े करेंगे तो वा धन आ, धन रा, धन ता, ता धन आ, बड़ा हो गया यहाँ पे, है ना। वार्ता आ रहा है यहाँ पे, देखिए मात्रा भी लगी है, मात्रा लगी है मतलब क्या होगा? ये बड़ा होगा। और यहाँ भी बड़ा आ रहा है। बाकी का आप यहाँ पे कर लीजिएगा वर्ण विच्छेद। देखिए आ और आ दोनों मिले, दोनों को उच्चारण स्थान सेम है, इसलिए क्या होंगे? ये दीर्घ स्वर संधि होंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं महात्मा का जब आप दो टुकड़े करेंगे तो महाधन आत्मा, फिर देखेंगे माँ, फिर हा, आ धन हा, धन आ, बड़ा है यहाँ पे, देखिए मात्रा से दिख रहा है, ये आ हो गया और ये आ, ता धन मा। आप इसको कर लीजिएगा। देखिए ये बड़ा आ और ये बड़ा आ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और देखिए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ था, इस वजह से क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है, ये तो अभी तक हमने कंठ का देखा, अब अगर तालव्य का देखते हैं। तालव्य में कौन सा आता है? ई आता है। ई और ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ रूप हमेशा। अगर जैसे छोटा ई तो छोटा आ था और आ था, आ और आ थे तो वो क्या बड़ा आ बनाए थे, वैसे ही ई और ई अपने दीर्घ रूप में आएंगे, तो ये वाला ई बनाएंगे, ठीक है। अब इसका उदाहरण अगर देखने की कोशिश करें तो क्या होगा? कवींद्र का हम लोग देखें, या फिर हाँ कवींद्र का देख लेते हैं अभी फिलहाल। कवींद्र, तो आप इसके टुकड़े करें, कवि धन इंद्र। फिर इसके आप वर्ण विच्छेद करने जाएं, का। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको वर्ण विच्छेद करने आ रहा है तो आप संधि को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और अगर आप इतना डीपली देखेंगे चीज़ों को तो आप सीधी सी बात है वहाँ पे कि आपकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे राइट होंगे, आप अगर वर्ण विच्छेद करके करेंगे तो। अगर वैसे करेंगे आप जैसे बुक्स में दिए रहते हैं रूल करेंगे तो आपको हो सकता है वहाँ पे थोड़ा डाउट हो, क्योंकि आज तक मुझे भी ऐसे ही होता आया था कि कई बार रूल पढ़ के गया, फिर बार बार वही डाउट होता था और लास्ट में दूसरे का दूसरा टिक कर देता था। और देखिए स्वर संधि है, स्वर संधि में 5 टाइप के हैं। अब 5 टाइप में आपको बहुत सारे रूल याद करने पड़ेंगे, और ये चीज़ें अगर आप किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ क्यों ऐसा था, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान सेम था,
तो वो हो गया था दीर्घ स्वर संधि। आप जितना डीप में पढ़ेंगे टाइम जरूर लगेगा, बट आपका क्वेश्चन हमेशा वहाँ पे राइट हो गया आएगा, राइट करके आएंगे। और देखिए जैसे कि एसआई के एग्जाम है तो इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर डीप क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता है, तो आप वहाँ पे संधि से तो क्वेश्चन रद्द नहीं करके आए, क्योंकि संधि समास ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अगर डीप में पूछे या फिर जैसे भी पूछे आपको वहाँ पे राइट करना है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा कठिन हो, तो वहाँ पे अगर एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 40 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे 37 क्वेश्चन तो राइट करके ही आए। तो आप दूसरे, अगर दूसरा आपका सब्जेक्ट वीक है, मैथ है, जैसे कि मैथ हो गया, अगर कोई मैथ में वीक रहता है या फिर कोई इंग्लिश में है, तो वो यहाँ से अच्छा स्कोर करके वहाँ पे अगर उसको मतलब एक मिडिवल टाइप का रखा, थोड़ा सा बीच का कर रखा, तो आप वहाँ पे कम कर मतलब ठीक कर पाएंगे, एवरेज रख पाएंगे, तो है ना। अगर एवरेज करते हैं तो आप वहाँ पे कंपटीशन में बने रह पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कवि का धन, फिर आ धन वा और ये ई हो जाएगा, उसके बाद ये ई और ना। देखिए ना को आपको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, ये ना, दा और रा। देखिए आप यहाँ पे ये ई और ये ई दोनों का उच्चारण स्थान क्या था, उच्चारण स्थान एक था, इस वजह से हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। उच्चारण स्थान एक, दीर्घ स्वर संधि। उच्चारण स्थान एक जगह रहेगा, दीर्घ स्वर संधि। इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तालव्य में है, तालव्य या तालु, ठीक है। बस दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं, बस मुनींद्र का देख लेते हैं। मुनींद्र, मुनि धन इंद्र। आप इसे करेंगे तो मैं ना के बाद का बता रहा हूँ, आप माँ को कर सकते हैं इसको। ना के बाद ई हो जाएगा और ये ई तो है ही, फिर ये ना। ये देखिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ई क्या, तालव्य, तालव्य। उच्चारण स्थान सेम मतलब दीर्घ स्वर संधि। दूसरे साइड में चलते हैं, देखते हैं दूसरा उदाहरण। अब जैसे ई का हो गया है हमारा, अब ये छोटा ई और ये अगर बड़ा ई दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बड़ा ई बनाएंगे, ठीक है। अपने दीर्घ रूप में आएगा, दीर्घ रूप में आएगा तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। देखिए दोनों का उच्चारण स्थान सेम रहना चाहिए, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। इसका उदाहरण देखें, हरीश। अगर हरीश को देखें, हरीश, आप इसके टुकड़े करेंगे जब, तो क्या करेंगे, हरी धन ईश। देखिए आपको कैसे ध्यान देना है कि जब इसके टुकड़े करें तो इस ऐसे नहीं होगा। इस ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस हमेशा बड़ा ही रहता है, इस में हमेशा बड़ा ही रहता है। आप अगर इंद्र लिखेंगे तो इंद्र में ऐसे लिखेंगे ना, ई हमेशा छोटा ही रहता है। तो आपको अगर लग रहा हो कि यहाँ पे बड़ा ई क्यों हुआ, यहाँ पे ये कविंद्र में देख रहे थे ई छोटा ई क्यों था, क्योंकि इंद्र में हमेशा देखेंगे आप ई ही रहता है, ये कौन सा छोटा ही रहता है। ईश में देखेंगे ईश्वर, आप कभी लिखेंगे तो ईश्वर ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये ईश्वर गलत हो जाएगा। ईश्वर लिखना है आपको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सही होगा। वैसे ही आप देखिए, अब इसके वर्ण विच्छेद करिए तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। हा धन आ और रा, फिर ये ई, सॉरी ये छोटा ही रहेगा और ये फिर यहाँ पे बड़ा ही होगा। ये ई और ये ई, छोटा ई और ये बड़ा ई, दोनों मिले क्या बनाएंगे, बड़ा ही बनाएंगे। और दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, एक जगह है। दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, इस वजह से दीर्घ स्वर संधि। एक और इसको उदाहरण देखते हैं, कपीस। देखें तो फिर कपि धन ईस। अगर प करेंगे, आप का के बाद कर लीजिएगा, प, फिर ये ई होगा, छोटा ई है तो, और ये यहाँ पे बड़ा ई था, ये छोटा ई और बड़ा ई बना, ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या, बड़ा ई, और दोनों का उच्चारण स्थान सेम, इस वजह से दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए वो ही हो गया था। अब अगर बड़ा ई रहता है, जो शब्द का पहला भाग रहेगा वहाँ अगर बड़े ई रहे और
तो शब्द का दूसरा भाग रहेगा वो छोटा ही रहे, तो वहाँ पे दीर्घ रूप में आएगा, और दीर्घ रूप मतलब ई होगा। इसका उदाहरण देखिए हम लोग, जैसे कि योगींद्र। योगींद्र अगर लोग बोले योगींद्र, आप क्या करेंगे, इसको योगी, योगी, इसका जब हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे तो योगी धन इंद्र ऐसे होगा। ये इंद्र हमेशा क्यों, इंद्र में देखेंगे आप ई ऐसे ही रहता है, इसमें ई बड़ी की मात्रा नहीं रहती है, तो इंद्र होगा। आप जब इसके टुकड़े करेंगे या धन ओ धन गा, और ये बड़ी ई, यहाँ पे बड़ा ई है योगी, ये ई और ये छोटा ई, ये दोनों मिले, दोनों को उच्चारण स्थान सेम हुआ। सेम हुआ कहाँ पे, तालब पे हुआ। दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तालब पे है, तालब पे है, और दोनों सेम है, इस वजह से दीर्घ स्वर संधि। एक दूसरा उदाहरण देखें तो नदीस हो गया, जैसे कि नहीं नदीस तो दो नदीस ईस हो जाएगा, ईस हो जाएगा, इस वजह से इस वाले फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। अगर नदींद्र करेंगे तो हो जाएगा। वैसे ही अगर जैसे कि हम लोग बोलते हैं देवीच्छा करके, देवीच्छा एक दूसरा उदाहरण, देवीच्छा, देवी और इच्छा, इसको पहले दो शब्द में डिवाइड किए, दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब है, देवी का मतलब है, दोनों का सार्थक समूह। शब्द किसको बोलते हैं, वर्ण का सार्थक समूह, है ना। देवी का भी मतलब है और ये भी शब्द वर्ण को समूह है, सार्थक समूह है। इच्छा, इच्छा से हमें कुछ न कुछ पता चलता है। तो फिर आप अगर देखें द और ए, वा, और यहाँ देखेंगे बड़ी ई होगा, बड़ी ई है, और फिर ये ई है, तो बड़ी ई और ये ई, इसके बाद काफ कर लीजिएगा। ये बड़ी ई और ये ई दोनों मिल के क्या बनाएंगे, दीर्घ रूप। दीर्घ रूप मतलब बड़ा ई, और दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, तालव्य है, और दोनों सेम जगह से हैं, इस वजह से ये भी दीर्घ स्वर संधि होगा। दीर्घ स्वर संधि में आपको कुछ नहीं करना है, बस उच्चारण स्थान अगर सेम है, एक जगह है, तो वह दीर्घ स्वर संधि होगा, बस होगी, आपको इतना याद रखना है। अब अगर दोनों बड़ी ई रहे, है ना, दोनों बड़ी ई रहे, तो वो भी ई ही बनाएंगे, बड़ा ई। दीर्घ रूप इससे बड़ा तो होता नहीं का, तो ये दीर्घ रूप में ही बनाएंगे। जैसे कि अभी मैं बोल रहा था नदीस, नदीस का क्या होगा, नदी धन ईस, ठीक है। फिर आप नदी के टुकड़े करेंगे तो ना, ये द तक कर लीजिएगा, द के बाद आपको पता है ना, और ये होगा वर्ण विच्छेद, आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर बताने चाहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपको बस जो रूल है वो बता देता हूँ। ये द के बाद क्या होगा, बड़ी ई होगा, बड़ी ई के बाद ई, और फिर सा, फिर आ। ये देखिए यहाँ पे बड़ी ई और यहाँ पे बड़ी ई, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ई रहेगा ही। दोनों का उच्चारण स्थान तालव्य है, तालव्य है, और सेम है उच्चारण स्थान तालव्य दोनों का, इस वजह से दीर्घ रूप, दीर्घ स्वर संधि होगा। दूसरा अगर बोले तो नारीश्वर बोले, हाँ नारीश्वर अगर देखें तो उदाहरण, तो इसमें भी देखेंगे आप नारी धन ईश्वर, जब इसके आप टुकड़े करेंगे तो रा के बाद बड़ा ई आएगा, रा के बाद बड़ा ई आएगा, और यहाँ भी ये बड़ा ई रहेगा। तो ई और ई दोनों को उच्चारण स्थान एक जगह, कहाँ पे, आपको स्वर्ण टॉपिक आपको पता रहेगा, तभी यहाँ पे आप समझ पाएंगे। दोनों को उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तालव्य, और सेम रहता है दोनों का उच्चारण स्थान, तो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। वैसे ही ई का कंप्लीट हो गया। अगर ऊ का देखेंगे, ऊ का, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। इसका उदाहरण देखिए हम लोग, जैसे कि भानुदय, 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 आप इसके टुकड़े करें, भानु धन उदय, ये देखिए छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ है, दोनों मिले, दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, कहाँ, ओष्ठ में। आपको यही ध्यान रखना है कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, और उनका उच्चारण स्थान जहाँ पे है, तो दोनों सेम
उच्चारण स्थान दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, इस वजह से दीर्घ स्वर संधि, बस और कुछ नहीं है। अब अगर ऊ और ये बड़ा ऊ हो गया तो दोनों मिले क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। इसका उदाहरण देखें अगर हम लोग, तो इसका उदाहरण साधुर्जा है ना, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, साधुर्जा, साधु ऊर्जा, ठीक है। तो इसको अगर विच्छेद करें तो साधु धन ऊर्जा। देखिए ऊर्जा को आप हमेशा इस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, उदय है अगर ये, तो उदय को आप ऐसे नहीं लिखते कभी भी, वह गलत होता है। ये उदय, उदय कैसे होता है, ऊ, ये वाला छोटा ऊ रहता है। अगर ऊर्जा लिखेंगे तो ये वाला ऊर्जा रहता है, ठीक है। तो अभी जब इसको पहले दो भाग में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान यही देना है। अब देख लिए, ये ऊ है, छोटा ऊ है, और ये बड़ा ऊ है। दोनों को उच्चारण स्थान क्या है, सेम, सेम क्या, ओष्ठ, और दोनों को उच्चारण स्थान सेम, इस वजह से होगा क्या, ये दीर्घ स्वर संधि। और आगे बढ़े और देखिए, अभी ओष्ठ के ही ऊ में ये है, अभी अपन ऊ देखेंगे। अगर पहले बड़ा ऊ रहे फिर दूसरी बात छोटा ऊ रहे तो क्या बनाएगा, दीर्घ रूप बनाएगा, दीर्घ रूप तो बड़ा ऊ ही होगा। इसका उदाहरण देखें अगर, तो एक है वधूत्सव, एक शब्द है वधूत्सव, आप इसके टुकड़े करें, वधू, वधूधन उत्सव, इसके टुकड़े के वधूधन उत्सव हुआ। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ देखेंगे, लास्ट में क्या है, बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, और ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ, दोनों को उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ, और सेम उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, इस वजह से दीर्घ स्वर संधि होगा। वैसे ही और आगे देखें, अगर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनाएंगे। जैसे कि वधूर्मी, वधूर्मी। देखिए आपको रूल पता है, बस आपको मैं एक एक शब्द बता दे रहा हूँ, बाकी आप अगर क्वेश्चन देखेंगे दूसरा कहीं से आप उदाहरण देखते हैं तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे, इसको बना पाएंगे, ठीक है। वधू धन उर्मी, ज़्यादा उदाहरण बताऊंगा तो आपको ही बोर लगेगा, क्योंकि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उदाहरण ज़्यादा मैंने नहीं रखता। उदाहरण अगर आप कम देखते हैं तो आप वहाँ पे नियम आपको पता है तो उदाहरण आप बहुत सारे बना सकते हैं, इसके हजारों उदाहरण। तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, और ये यहाँ पे जब वधू व देखेंगे तो धा के बाद बड़ा ऊ, और ये भी बड़ा ऊ। दोनों को उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, एक जगह है। दोनों उच्चारण स्थान कहाँ पे, ये भी ओष्ठ से, ये भी ओष्ठ से, ओष्ठ से हैं दोनों, इस वजह से होगा क्या, ये दीर्घ स्वर संधि। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो री ऋषि होते हैं, री ऋषि और रे ऋषि मिले तो क्या बनाएंगे, री ऋषि ही बनाएंगे, इसका दीर्घ रूप यही होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, इसे एक होता है पितृण, पितृण, आप इसके टुकड़े करें, पितृ धन ऋण, ये हुआ, ये बात तो रहेगा ही, ये हुआ, फिर ता, फिर रे ऋषि, फिर ये री ऋषि, उसके बाद ड़ा, फिर आ, इसके वर्ण विच्छेद हो गया, ये वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद को आप देखेंगे, ये री ऋषि और ये री ऋषि दोनों का अगर उच्चारण स्थान देखें, उच्चारण स्थान री ऋषि कहाँ पे होता है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य, उच्चारण स्थान सेम है, सेम है, इस वजह से क्या होगा, ये दीर्घ स्वर संधि होगा। अब दूसरा स्वर संधि, पहला स्वर संधि क्या था, दीर्घ स्वर संधि, वो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा स्वर संधि है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आपको क्या देखना है कि पहले में क्या देखा था हमने, उच्चारण स्थान सेम होना चाहिए, अब उच्चारण स्थान सेम वाले हो चुके हैं। तो गुण स्वर संधि की विशेषता ये रहेगी, जब आप कंठ वाले, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, उनको कंठ उच्चारण स्थान वालों को
कंठ उच्चारण स्थान वालों का, है ना। अगर आप मिलन किससे कराएंगे, तालव्य वाले, तालव्य में जो स्वर आते हैं, उसके बाद ओष्ठ और मूर्धन्य, मतलब जहाँ जैसे कंठ से उच्चारण किसका होता है, आ का होता है और बड़ा आ का होता है। जब इनका मिलन आप तालव्य वालों से कराएंगे, ओष्ठ से किसका होता है, ऊ और बड़ा ऊ का होता है। ऋषि मूर्धन्य में ऋषि का होता है। तालव्य में किसका होता है, ए और ई का। मतलब अभी क्या था, ई और ई दोनों एक साथ में थे। दीर्घ में क्या था, दीर्घ में उच्चारण स्थान सेम रहता था, लेकिन इसमें आप देखेंगे गुण स्वर संधि में जो कंठ वाला था आ और अ, इसमें सभी का अलग अलग, मतलब इसमें आप अलग अलग उच्चारण स्थान वालों से मिलाएंगे दोनों को, है ना। जैसे कंठ वाले को तालव्य वाले से मिलाया, फिर कंठ वाले को ओष्ठ से मिलाया, कंठ वाले को मूर्धन्य से मिलाया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है गुण में, कि जिनका उच्चारण स्थान कंठ वालों से मिलाने पर, अगर कंठ उच्चारण स्थान वालों से हम लोग तालव्य, ओष्ठ और मूर्धन्य वाले स्वरों को मिलाएंगे, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे गुण स्वर संधि। तो कंठ उच्चारण स्थान वालों से हम लोग किसका मिलाएंगे, किसका मिलन कराएंगे, इसमें तालव्य का, ओष्ठ का, मूर्धन्य का। इसको उदाहरण से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण अगर देखें, देवेंद्र, आप इसके टुकड़े करें, देव, धन, इंद्र, ये शब्द का टुकड़ा हो गया। अब आप अगर इसमें देखेंगे, वा के बाद आ रहा है, वा के बाद कुछ नहीं है, मतलब आ है, आ छुपा रहता है हर व्यंजन में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ई है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। दोनों का उच्चारण स्थान अलग है। आ और ई मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है, आ और ई मिले तो बनाएंगे क्या, ए। ये हमने स्वर वाले में भी देखा था, जब हम लोग स्वर पढ़ रहे थे तो भी देख रहे थे, अगर आ और ई का मिलन होगा तो ए बनाएंगे। तो तभी देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए, जब आप इसको टुकड़े किए तो आ बना और यहाँ पे ई बना, आ और ई मिलके ए बनाएंगे। वो आपको ध्यान देना है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसका क्या है, तालव्य है। यह आपको ध्यान देना है। तो क्या है, दो विजातीय स्वर। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें गुण स्वर संधि में तो दो विजातीय स्वर मिलते हैं तो एक नया स्वर बनाते हैं, और वह कौन सा स्वर होता है, गुण स्वर संधि। उस अगर स्वर संधि को बोलेंगे तो वह कौन सा होता है, गुण स्वर संधि। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, मृगेंद्र। अभी क्या देख रहे हैं, आ और ई मिलके ए बनाएंगे, ठीक है। वो देख रहे हैं, देखिए दोनों का उच्चारण स्थान अलग है। आपको यहाँ पे बस वही चीज़ ध्यान देना है। अगर उच्चारण स्थान सेम रहेगा तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अगर उच्चारण स्थान अलग रहेगा तो वह गुण स्वर संधि होगा। यहाँ भी मृग और इंद्र, आप जब गा के बाद क्या आएगा, आ आएगा, और यहाँ पे ई है। दोनों को उच्चारण स्थान आप देखिए, उच्चारण स्थान अलग है, मतलब गुण स्वर संधि, बस, ठीक है। आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ये भी पता है आपको। आ और ई मिले बनाएंगे ए, उच्चारण स्थान अलग, गुण स्वर संधि, बस नहीं है। अगर अभी तक क्या था, छोटा था, अगर बड़ा आ और ई मिले तो क्या बनाएंगे, बड़ा आ और ई मिले तो भी ए ही बनाएंगे। उदाहरण से देखते हैं हम लोग इसको, महेंद्र हो गया, जैसे कि महेंद्र, महा, इसका आप जब टुकड़े करेंगे तो महाधन इंद्र होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, माँ, आप यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मात्रा दिख रही है, मतलब बड़ा आ है और यहाँ छोटा ई,
ठीक है, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, से अलग अलग है, यहाँ पे सेम नहीं है। यह क्या है, ये कंठ से उच्चारित होता है अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अगर ई की बात करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। और उच्चारण स्थान अलग है, उसका मतलब ये है क्या है, गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, अगर हम लोग छोटा आ और ये बड़ी ई की बात करेंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके भी ए ही बनाएंगे। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, आपको इतना बस पता रहना चाहिए कि आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, और अलग अलग अगर उच्चारण स्थान है तो फिर क्या होता है, उस अलग उच्चारण स्थान मतलब क्या होगा, वह गुण स्वर संधि में आएगा। देखिए, यह भी अलग उच्चारण स्थान है, मिलके बनाया है क्या, ए बनाया, और संधि कौन सा होगा, यह भी गुण स्वर संधि होगा। अगर इस उदाहरण की बात करें हम लोग तो नरेश है ना, एक शब्द लेते हैं हम लोग नरेश करके, तो नर धन इस होगा, इस यहाँ पे आप पता चल रहा है। जब इसको आप इस शब्द को जब टुकड़े किए तो क्या हुआ, इस हुआ, फिर र के बाद आप आ करेंगे, देखिए ना तो है ही, फिर आप आ, जब इसके वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ होगा, फिर रा होगा, फिर आ होगा, क्योंकि हर व्यंजन में एक स्वर छुपा हुआ था, उस स्वर का नाम क्या है, आ। फिर ई, और ये देखिए आ और बड़ी ई, आ और बड़ी ई मिलके क्या बनाए, ए बनाए। और देखिए दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, इस वजह से हुआ क्या, ये गुण स्वर संधि। अगर ऐसे ही बड़ा आ है और ये ई, ये दोनों मिले तो भी क्या बनाएंगे, ए ही बनाएंगे। इसका उदाहरण जैसे कि महेश्वर, अगर हम लोग एक इसको उदाहरण लेते हैं, देखिए दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, आपको बस यही ध्यान देना है, स्वर संधि में यही ध्यान देना है कि इनको उच्चारण स्थान कहाँ पे है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। आप अगर इसके टुकड़े करेंगे इस शब्द के तो आपको पता चलेगा महा धन ईश्वर, ये हो रहा है, और यहाँ पे बड़ा आ है और ये है ई, बड़ा आ और ई, इसका कंठ, ये तालव्य, उच्चारण स्थान अलग, उच्चारण स्थान अलग, सीधी सी बात है, आप गुण स्वर संधि कर दीजिए। आ और ई का हो चुका है, मतलब कंठ का हम लोग कंठ का तालव्य से जितने प्रकार से मिलन हो सकता है करा चुके हैं हम लोग, है ना। अब कंठ वाले जो कंठ के जितने स्वर होते हैं उनका मिलन किसे कराएंगे, ओष्ठ वाले स्वर से। ओष्ठ वाले मतलब ऊ और ऊ का, आ का मिलन ऊ और ऊ से कराएंगे। कैसे, एक बार आ किसे मिलेगा, ऊ से मिलेगा, यही आ एक बार बड़ा ऊ से मिलेगा, फिर ये जो बड़ा आ है वह एक बार ऊ से मिलेगा, और यही बड़ा आ एक बार बड़ा ऊ से मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग प्रकार से इसके उदाहरण देखते हैं। अगर आ और ऊ दोनों मिले तो क्या बनाएंगे, ओ, इसमें ओ बनाएंगे। इसका उदाहरण देखिए, अगर चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, आप इसको पहले इस शब्द को दो भाग में डिवाइड किए, उसके बाद देखिए इसके जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो चन आ होगा, फिर उसके बाद ना होगा, द, फिर र, फिर आ, और ये ऊ, आ और ऊ, देखिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, अलग अलग है। उच्चारण स्थान अलग है तो क्या होगा, ये गुण स्वर संधि। उच्चारण स्थान अलग, इसका कंठ से, इसका ओष्ठ से, तो उच्चारण स्थान अलग हुआ, उच्चारण स्थान अलग हुआ, इस वजह से गुण स्वर संधि हो गया। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, अगर हम लोग ज्ञानोपदेश, तो इसको आप अगर टुकड़े करेंगे, ज्ञान धन उपदेश, न हुआ, यहाँ तक का मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद ये आ हुआ, वर्ण विच्छेद करेंगे तो न और आ, और यहाँ पे ये ऊ, देखिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, अलग है, ये आ है और ये ऊ है,
आ और ओ मिलके बनाते क्या है, आपको पता है, ये ओ बनाते हैं। उच्चारण स्थान अलग है, इस वजह से क्या हो गया, गुण स्वर संधि। अब अगर और आगे बढ़ें, अगर आ का मिलन बड़ा ऊ से कराएं, ठीक है, एक बार ऊ से हो गया, अब एक बार बड़ा ऊ से कराएंगे तो भी क्या बनेगा, यह ये ओ ही बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि सूर्योष्मा हो गया, सूर्योष्मा, सूर्योष्मा। इस शब्द को बांटेंगे दो भाग में, पहले सूर्य और उष्मा। उष्मा को आप ऐसे लिखते हैं, आप कभी उष्मा तो ऐसे लिखेंगे नहीं, यह उष्मा गलत होता है, उष्मा का सही रूप लिखने का ये होता है, ठीक है। अब आप जब इसके टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे सूर्य, सूर्य, आप बोलिए सूर्य, लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे इसकी शुरुआत किसी हो रही है, ऊ से, आ और ऊ, उच्चारण स्थान अलग, कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, दोनों मिले, दोनों का मिलन हुआ तो बना ओ, और दोनों का उच्चारण स्थान अलग, इस वजह से होगा क्या है, ये गुण स्वर संधि, ठीक। वैसे ही एक और उदाहरण देखें तो समुद्रोमी, समुद्रोमी, इसको करेंगे तो समुद्र धन ऊर्मी, इसका ऐसे ही क्या होगा, शब्द का विभाजन होगा, आप इसको शब्द को दो भाग में बांटेंगे तो समुद्र धन ऊर्मी होगा, यहाँ भी आ होगा, इसका समुद्र बोलेंगे, समुद्र, लास्ट में आ रहा है, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ ही आएगा, और आ के बाद ये हो जाएगा ऊ, और आ ऊ, देखिए दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, इस वजह से यह भी गुण स्वर संधि हो जाएगा, आ और ऊ, आ और ऊ, है ना, दोनों बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे, ये देखिए ओ यहाँ पे है भी। वैसे ही अब अगर बड़ा आ है और ऊ है, बड़े आ का ऊ से मिलन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये भी ओ ही बनेगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं एक, अगर हम लोग एक शब्द की बात करेंगे महोत्सव, तो इसके आप पहले टुकड़े करिए महोत्सव के, तो महाधन उत्सव होगा, महाधन उत्सव, यहाँ पे देखेंगे आप बड़ा आ दिख रहा है, ये मात्रा लगा हुआ है, मतलब बड़ा आ है, बड़ा आ अगर ऊ से मिलेगा तो क्या बनाएगा, दोनों मिल के बनाएंगे ओ बनाए, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, अलग है, क्या है, इसका है कंठ, इसका है ओष्ठ, उच्चारण स्थान अलग, मतलब गुण स्वर संधि। वैसे ही अगर बड़ा आ रहेगा और वह बड़ा ऊ से मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो भी वह ओ ही बनाएगा, अगर बड़ा आ बड़ा ऊ से मिलेगा तो भी वह ओ ही बनाएगा। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें, एक शब्द इसका जैसे महोर्मी, महोर्मी एक शब्द है महोर्मी, ठीक है। अब आप इसका अगर इस शब्द को दो भाग में बांटें, विच्छेद करें थोड़ा सा, तो महाधन ऊर्मी, ये हो गया है ना, ऊर्मी। अब आप इसकी विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे महा का, तो अंतिम में हा के बाद आपको बड़ा आ मिलेगा, और यहाँ पे इसकी शुरुआत किससे हो रही है, बड़ा ऊ से, आ और ऊ दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, ओ, और दोनों का उच्चारण स्थान अलग, क्योंकि इसका आ का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान हमेशा होता है क्या, ओष्ठ, उच्चारण स्थान अलग, सीधी सी बात है, गुण स्वर संधि, ओके। तो एक बार कंठ वालों का किससे हो गया, कंठ का मिलन हमने किससे करा दिया, एक बार तालव्य वाले स्वरों से, तालव्य में कौन आते हैं, ई और ई आता है, और एक बार कंठ का मिलन हो चुका है ओष्ठ वाले स्वर से, ओष्ठ में कौन से आते हैं, ऊ और ऊ। अब कंठ का मिलन किससे, कंठ वाले स्वरों का मिलन
किससे बचा हुआ है? मूर्धन्य वाले स्वर से। तो मूर्धन्य में कौन सा आता है? री री सी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार आ का मिलन री ऋषि से कराएंगे, एक बार बड़े आ का मिलन री ऋषि से कराएंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, फिर हमारा गुण स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए न्यू साइड में चलते हैं। देखिए इसमें भी अगर आप आ और री ऋषि, ठीक है, ये क्या है? कंठ है, और ये क्या है? मूर्धन्य वाला स्वर है। इसको दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा अर बनता है ना। अगर आ का मिलन री ऋषि से कराएंगे तो अर बनेगा। कैसे? उदाहरण से देखते हैं। अगर एक उदाहरण एक हम लेते हैं, कौन सा? देवर्षि या महर्षि। आप देखेंगे देवर्षि, महर्षि कई बार एग्जाम में पूछता है ना, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि। तो अगर देवर्षि की बात करेंगे, देवर्षि, तो देव धन ऋषि, इस शब्दों को आपने बांटा तो किस रूप में आया? देवर्षि को आपने बांटा तो देव और ऋषि। देव की का जब विच्छेद करेंगे आप तो वा के बाद आपको देखिए यहाँ मात्रा नहीं दिख रही है, मात्रा नहीं दिख रही है मतलब आ है, और ये जो री ऋषि था, री ऋषि ऐसे ही रहेगा। और देखिए आ और री ऋषि मिले तभी यहाँ पे क्या बना है? देवर्षि, अर बना है ना। अ और ऋषि मिले तो अर बना। यहाँ पे जब उच्चारण करेंगे देवर्षि का, देवर्षि, अर अरार है ना बीच में, तो अर बनता है ना। तो अ और ऋषि का उच्चारण करेंगे तो अर बनेगा। और यह कौन सा स्वर संधि होता है? तो गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि की विशेषता क्या होती है? जब कंठ जिस स्वर का उच्चारण कंठ से होता है उन स्वरों को हम लोग तालब उच्चारण स्थान से मिलाएंगे, फिर ओष्ठ उच्चारण स्थान वालों से मिलाएंगे, और फिर मूर्धन्य उच्चारण स्थान वालों से मिलाएंगे। तो दो विजाति उच्चारण स्थान वाले स्वरों को जब हम लोग मिलाते हैं तो फिर कौन सा स्वर संधि बनता है? गुण स्वर संधि बनता है। अभी अगर हम लोग एक आ का री ऋषि से मिलन करा दिए और ये उदाहरण हो गया, आप ऐसे ही सप्तर्षि का भी कर सकते हैं, ठीक है। सप्तर्षि का भी क्या करेंगे? तो सप्त धन री ऋषि आएगा, ऋषि, और फिर आ धन री ऋषि का ये हो जाएगा, और बन क्या जाएगा? सप्तर्षि। देखिए आ और रा, और आप देखेंगे तो देखिए इसका उच्चारण स्थान अलग है, इसका भी उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए गुण स्वर संधि हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ें, देखिए आ जो बड़ा आ है और री ऋषि का उसका मिलन कराएंगे तो वो भी हमेशा अर ही बनेगा। कैसे? अगर हम महर्षि एक उदाहरण की बात करते हैं, महर्षि उदाहरण है, तो महर्षि में महाधन ऋषि होता है, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होगा? महाधन ऋषि। ये देखिए बड़ा हो गया, बड़ा आ, आप यहाँ मात्रा दिख रहे हैं मतलब बड़ा आ है, और ये री ऋषि है। आ और री ऋषि मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अर बनेगा। देखिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? अलग है। आपको बस यही ध्यान देना है और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। उच्चारण स्थान अलग है, आप वर्ण विच्छेद करेंगे पहले, उच्चारण स्थान अलग दिखेगा, और जहाँ पे अलग दिखा आप गुण स्वर संधि टिक कर दीजिए, बस गुण स्वर संधि इतना ही है। चलिए कुछ विलोम देख लेते हैं। विलोम और पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि आविर्भाव। आविर्भाव शब्द है, आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव। देखिए यूपी पीएससी में भी आया है और एमपीएसआई में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। वैसे ही अर्थ का अनर्थ, हम लोग इसको बोलते भी हैं जैसे तू अनर्थ मर्थ कर देना, है ना। तो अर्थ का अनर्थ हुआ। अथ का इति, अथ बहुत इंपॉर्टेंट देखिए सब्जेक्ट शब्द ये। अथ का इति हो जाएगा। अतल, अतल का वितल, अतल वितल। अवतल, अवतल का उत्तल, अवतल का विलोम क्या होगा? उत्तल होगा। अघोष, अघोष का सघोष या सघोष, घोष या सघोष, अघोष और सघोष। उसके बाद अपेक्षित, अपेक्षित का अनपेक्षित, अपेक्षित अनपेक्षित। अग्रज, अनुज, अग्रज और अनुज। अग्रज मतलब बड़ा और अनुज मतलब छोटा। वैसे ही अमृत है, अमृत का विष। अनंत, अनंत का अंत, अनंत अंत। अनुक्रिया, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अनुक्रिया प्रतिक्रिया। अनुरक्त, विरक्त,
अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब तुम्हारे अनुकूल, मतलब तुम्हारे अनुसार, और प्रतिकूल मतलब तुम्हारे विपरीत परिस्थिति, बस। अनुयायी, विरोधी। अनुयायी विरोधी, जैसे पहले गौतम बुद्ध जी के अनुयायी मतलब फॉलोअर्स की बात हो रही है, तुम्हारे फॉलोअर्स कौन है, और फॉलोअर्स में जो तुमको फॉलो नहीं करना, जो तुम्हारे अगेंस्ट है, उसको होते हैं विरोधी, है ना। तो अनुयायी का विरोधी। अंतरंग, बहिरंग। अग्र, पश्च। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे। अलभ्य, अलभ्य का लभ्य, लभ्य प्राप्य, ठीक है। अलभ्य का क्या होगा, प्राप्य, प्राप्य या फिर लभ्य। ऐसे ही अल्प है, अल्प का अति, या फिर इसको बोलते हैं महा या बहु। मतलब अल्प मतलब कम, अति ज़्यादा, महा ज़्यादा। महा का मतलब ज़्यादा होता है, और फिर बहु मतलब बहुसंख्यक बोलते हैं, है ना, बहुयायी ऐसे। तो बहु मतलब ज़्यादा। वैसे ही अपमान, अपमान का देखेंगे तो सम्मान, किसी का अपमान करना, किसी का सम्मान करना। अपमान का विलोम सम्मान। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अवज्ञा, अनुपालन, अवज्ञा अनुपालन। अवज्ञा का विलोम क्या होगा, अवज्ञा का अनुपालन, इसको ध्यान देना है। आदर, अनादर। अस्त, उदय। अनुरूप, प्रतिरूप। अनेक, एक। अंधकार, प्रकाश। अनुलोम, विलोम, अनुलोम विलोम, और या फिर प्रतिलोम। अनुलोम का क्या होगा, विलोम या फिर प्रतिलोम। अच्छम, सक्षम, अच्छम का सक्षम। अगम, सुगम। अनाहूत का आहूत, अनाहूत। आहूत मतलब जैसे कि हम लोग सत्र को बुलाते हैं, लोकसभा सत्र हो गया तो लोकसभा स्पीकर बुलाते हैं तो आहूत करते हैं, आहूत बोलते हैं उसको। और अनाहूत मतलब नहीं बुलाना, आहूत मतलब बुलाना। फिर अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा करना मतलब आशा करना, उपेक्षा मतलब बहिष्कार करना, है ना। वैसे ही अधम है, अधम का उत्तम, अधम उत्तम। और अपकार है, अपकार का उपकार, अपकार उपकार। और अपयश, अगर अपयश एक शब्द है, इसका विलोम बोलें तो अपयश का होता है सुयश, सुयश या फिर यश भी बोल सकते हैं। अपयश, अपयश का यश। वैसे ही अगर अमर का देखेंगे, एक अमर शब्द है, अमर शब्द का मरते होते हैं विलोम। अमर मतलब जो कभी नहीं मरता, मर्त मतलब जो मरता है। तो ये हमारे विलोम हो गए। अब कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। पर्यायवाची भी प्रकृति परिवार का हम लोग देखने वाले हैं। पिन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, अगर आकाश, आकाश, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, व्योम, अभ्र, द्यौ, तारापथ, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, गगन, नभ, अंबर। देखिए, अंबर हम लोग सुनते हैं, नभ भी, गगन भी, शून्य, आकाश शून्य है ना। उस वहाँ पे सारी चीज़ें शून्य अवस्था में होती हैं, शून्य। और अनंत, आकाश अनंत है, यह भी पता है। अंतरिक्ष भी बोलते हैं आकाश को, तारापथ भी। तो हमें याद क्या क्या रखना है, याद क्या क्या रखना है, द्यौ, द्यौ याद रखना है, द्यौ, तारापथ, अभ्र, यह चीज़ें याद रखनी है। आकाश का क्या क्या व्योम होता है पर्याय, अभ्र, द्यौ, तारापथ, तो अंतरिक्ष। ये तीनों जो चीज़ें हैं, जो शब्द हैं, इनको थोड़ा ध्यान में देना है। अभ्र, द्यौ, तारापथ, अंतरिक्ष। उसके बाद किरण, किरण में अंशु। किरण जो शब्द है, किरण का पर्याय क्या होता है, अंशु होता है। कर होता है, कर का हाथ भी होता है, और कर का किरण भी होता है, याद रखना। ज्योति, ये तो किरण का पता ही है सबको। दीप्ति भी पता है, और प्रभा, दीप्ति मतलब किरण, है ना। और प्रभा, रश्मि, मयूख। मयूख हमको एक नया शब्द मिला जिसका मतलब होता है किरण, किरण। वैसे ही मरीचि और केतु। तो किरण का पर्याय कौन कौन सा होगा, जो हमें याद रखना है वह कौन कौन से हैं। अंशु, आप अंशु के भी नाम कम सुने होंगे, तो अंशु मतलब किरण होता है। कर मतलब किरण होता है। ज्योति का नाम सुने होंगे, ज्योति, है ना।
ज्योति मतलब आशा, है ना, किरण, और वैसे ही दीप्ति, प्रभा, रश्मि, वैसे मयूख हुआ, मयूख, मरीचि और केतु, तो यह किरण के पर्याय हो जाएंगे। वैसे ही चांदनी की बात होगी अगर, तो चांदनी में कौन कौन से आएंगे? ज्योत्सना, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, जुम्हाई, जुन्हाई और चंद्रका। तो चांदनी, चांदनी रात में आपने सॉन्ग भी सुना होगा। तो चांदनी की अगर बात की जाए तो उसमें कौन कौन से पर्याय आएंगे उसके? ज्योत्सना, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, जुन्हाई और चंद्रका। कौन कौन से? ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, जुन्हाई और चंद्रका। वैसे ही दिन की बात होगी तो दिन में वासर, दिवा और दिवस। दिवस तो हम लोग सुनते रहते हैं, वासर और दिवा इसका याद रखना है आपको। को दिन का पर्याय क्या होता है? वासर और दिवा होता है। वैसे अगर पवन देखेंगे तो पवन में समीर, वात, पवमान, मारुत, अनिल, बयार। कौन कौन से? समीर, वात, पवमान, हमने एक नया नाम अभी देखा, पवमान, है ना। ये चीज़ें आपको, वात हम लोग सुनते रहते हैं, वात मतलब पवन होता है, हवा होता है। मारुत भी बोलते हैं, भगवान को बोलते थे, हनुमान जी को। वैसे ही अनिल, अनिल भी हम लोग सुनते हैं। अनिल किसका? पवन का होता है ना, अगर बचपन में हमने पढ़ा है पर्यायवाची तो। ऐसी बयार, बयार चल रही है, किस ओर बयार है बोलते हैं ना, तो बयार का मतलब भी होता है पवन। तो पवमान एक ऐसा शब्द है जो कि पहली बार सुने हैं, है ना। ऐसा लग सकता है कि हाँ यार इसको हम कम ही सुनते हैं पवमान, लेकिन पवन देखेंगे, पवन से रिलेटेड, पवन जैसे ही लग रहा है पवमान, तो पवमान हो गया। अब देखें हम लोग प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची देखें तो ज्योति, प्रकाश है क्या? तो ज्योति, ये तो सुनते भी हैं क्योंकि देखिए आप, प्रकाश मतलब लाइट, है ना। वैसे अगर क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश को लाइट बोलते हैं। लाइट मतलब ज्योति, है ना, ज्योति आ रही है। अगर एकदम हिंदी में बोलेंगे तो, जैसे कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको, लाइट ही बोलते हैं सब लोग, लेकिन प्रकाश को ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति, दीप्ति, तेज, आलोक। बोलते हैं ना तुम्हारे चेहरे पे तेज है ना, आलोक, दीप्ति, चमक। चमक की बात हो रही है, प्रकाश मतलब चमक की बात हो रही है। और चमक का पर्यायवाची क्या होगा? ज्योति, प्रभा, छवि, द्युति और दीप्ति, तेज, आलोक। तो इसका तो सरल है, आप कर लेंगे। वैसे अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का पर्याय कौन कौन सा आएगा? चपला, चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, संदामिनी, तड़ित, विद्युत, बिजुरी, घनबत्ती और कौंधा। कौन कौन सी? चपला, चंचला, बिजली का चपला और चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, संदामिनी, तड़ित, विद्युत, बिजुरी, घनबत्ती और कौंधा। तो कौंधा को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कौंधा एक ऐसा शब्द लग रहा है जैसे कि हम लोग इसको कम सुनते हैं, कौंधा, कौंधा जाना, कौंधा मतलब तुम तुरंत, है ना, अचानक से। तो बिजली, बिजली मतलब एकदम तेज से एक करने वाला, जैसे चपला, चचला, चचला हो गया। फिर क्षण प्रभा जैसे हो गया, क्षण प्रभा मतलब तुरंत प्रकाशमान होना। और दामिनी, है ना, तो ये तड़ित, विद्युत, दामिनी, घनबत्ती, ये होते हैं किसके? बिजली के। वैसे ही वर्षा का पावस, वर्षा काल, वर्षा ऋतु, चौमासा, वृष्टि, वृष्टि होता है, पायस होता है, पायस, है ना, एक अच्छा शब्द मेरा वर्षा का, क्या? पायस। यह आपको ध्यान देना है, पायस। अगर पूछता है तो पायस किसका, अगर विलोम पूछे तो फिर अगर पर्याय पूछे किसका पर्यायवाची है तो फिर वर्षा का पायस हो जाएगा। मेघ, 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 मेघ मतलब बादल होता है ना। और मेघ मतलब वर्षा होती है। और बरसात तो पता है, बारिश भी पता है सबको। वैसे ही अगर हम लोग, एक और शब्द है क्या? संध्या। संध्या का पर्यायवाची देखें हम लोग तो संध्या का पर्यायवाची होता है गोधूली, सायंकाल, सांझ। कौन कौन से? गोधूली,
सायंकाल, सांझ, तो ये होते हैं संध्या के पर्यायवाची। गोधूली, सायंकाल और सांझ। तो हमारे कितने पर्यायवाची हो गए? कुल 10 पर्यायवाची हो गए हैं और लगभग 20 क्या हो गए थे? हमारे विलोम हो गए थे। और हमने आज पढ़ा दीर्घ स्वर संधि और गूढ़ स्वर संधि। चलिए हम लोग आज वृद्धि स्वर संधि भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर मैं एक साथ ही सब कुछ पढ़ाता तो थोड़ा सा बोरिंग लगता। तो अभी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद फिर कंप्लीट करेंगे, फिर आगे जो स्वर संधि बचेंगे उसको देखेंगे। स्वर कौन सा है? वृद्धि स्वर है ना, वृद्धि। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर बन रहा है, लेकिन हम लोग डीपली कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक भी नंबर नहीं खोना है, सारे नंबर पाने हैं ना। और अगर मैं शॉर्ट में निपटाना चाहूँ तो शॉर्ट में निपटा सकता हूँ चीज़ों को, बट वही हुआ कि आपको वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे और आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, तो अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। मैं उस चीज़ को ध्यान दे रहा हूँ, तो इसलिए जो पढ़ने वाले हैं वो प्लीज वो उनको पता है कि चीज़ें बहुत कम मिल पाती है कहीं भी, इसलिए अगर वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और आपको अगर लग रहा है कि हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें देखिए बहुत कम लोग ये सारी चीज़ों को डीपली कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर यूट्यूब में बात की जाए तो यूट्यूब में लोग लंबा वीडियो इसीलिए नहीं बनाते, लोग बोलते हैं कि यार लंबा वीडियो मत बनाया करना, क्योंकि उसको देखते नहीं हैं लोग। लेकिन देखिए अगर आप किसी भी क्लास में, अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं और ऑफलाइन क्लास में भी देखेंगे कि लोग जो सर या फिर जो टीचर पढ़ाते हैं, हमें जो मैडम पढ़ाती हैं, तो अगर ऑफलाइन क्लास में रहती है तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है, एक क्लास है ना। अगर मैं आपको 1 घंटे यहाँ पे ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ तो लगभग बराबर ही हुआ ना। अगर मैं 30 मिनट में वही चीज़ों को, ये 3 स्वर कंप्लीट कर रहता हूँ, 3 स्वर मैं कंप्लीट करा देता यहाँ पे 30 मिनट में, तो आप सोचते हैं हाँ अच्छा है, लेकिन कंप्लीट कराता, लेकिन उस चीज़ों को मैं डीपली कवर नहीं कर पाता, और डीपली कवर नहीं कर पाऊँगा तो आप पढ़ेंगे फिर वही हुआ कि अब अगले दिन कोई पूछेगा तो फिर हो गया सब भूल गए हैं। इसलिए चीज़ों को मैं थोड़ा सा डीपली देख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो टाइम का इशू आपके पास नहीं होना चाहिए। कि आप स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना, और बस बार बार पढ़ने का टेंशन खत्म। चलिए तो हम लोग वृद्धि स्वर संधि देखते हैं अभी फिलहाल। जब इसमें देखिए अभी तक हमने क्या किया, एक बार कंठ स्वर को देखें। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या था? दीर्घ स्वर संधि में दोनों का जो भी शब्द थे उनका उच्चारण स्थान सेम था। जैसे कंठ है तो जो पहला शब्द था और जो दूसरा शब्द था, दोनों का उच्चारण स्थान सेम सेम था। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या था? उच्चारण स्थान सेम। गुण स्वर संधि में क्या था? उच्चारण स्थान अलग अलग, है ना। अलग कैसे? अगर कंठ का मिलन, कंठ अगर शब्द है ये कोई, तो शब्द का एक भाग जो रहता था वो कंठ रहता था, एक भाग तालव्य या फिर ओष्ठ, कुछ भी, मतलब अलग अलग उच्चारण स्थान, उनका जो उच्चारण स्थान रहता था वह अलग अलग रहता था। अब अगर वृद्धि स्वर संधि की बात करेंगे तो वृद्धि स्वर संधि में जो कंठ स्वर है, कंठ स्वर का मिलान किससे कराएंगे हम लोग? कंठ तालव्य से कराएंगे, कंठ तालव्य। और कंठ तालव्य में कौन से आएंगे? कंठ तालव्य मतलब कंठ मतलब अगर कंठ का नाम आता है मतलब आपको आ और आ की बात करनी है, और स्वर संधि की बात कर रहे हैं मतलब स्वर की बात करनी है, यहाँ पे आपको व्यंजन नहीं डालना है, ठीक है। तो कंठ मतलब आ और तालव्य मतलब ई ई, ये दोनों का मिलन कराएंगे और कंठ तालव्य, कंठ का कंठ तालव्य से मिलन करा रहे हैं, है ना। कंठ मतलब आ और कंठ का कंठ तालव्य वाले स्वरों से मिलन करा रहे हैं। और आपको पता है कि कंठ तालव्य में कौन सा आएगा? अगर आ का ई से मिलन कराए थे तो क्या हुआ था? बना क्या था हमारा? ए बना था, ठीक है। तो कंठ का कंठ तालव्य वाले से, मतलब आ का मिलन आप किससे करा रहे हैं? अभी आ का मिलन ई से नहीं करा रहे हैं, कंठ तालव्य तो हो चुका है ना। देखिए दोनों अलग अलग, तो ये किस में आया था? गुण स्वर संधि में आया था, लेकिन आप कंठ तालव्य का कंठ से मिलन करा रहे हैं। और कंठ तालव्य क्या था? आ और ई जब मिले तो बनाए क्या थे? आपने गुण स्वर संधि में देखा था, क्या बनाए थे इन लोग? ए बनाए थे। तो आ और ए बनेंगे तो बनाएंगे क्या? ए बनेंगे, ठीक है। आ और ए,
देखिए आ का मिलन किसे कराए, यहाँ पे मैं ए इसलिए लिखा हूँ, ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये बड़ा ए के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये कैसे लिखा जाता है, एक मिनट, आ और ए मिले तो बनाएंगे क्या, ए ऐसे, ठीक है। तो जब कंठ का मिलन कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ से होगा, अभी देखिए अभी हमने क्या देखा, कंठ तालव्य देखा, और वैसे ही कंठ ओष्ठ से कराएंगे। कंठ ओष्ठ में कौन आएगा, ऊ और ऊ, देखिए कंठ आ और ऊ मिले थे तो बना क्या था, आपको याद होगा, ओ बना था ना। आ का मिलन जब ऊ से कराएंगे या फिर बड़ा ऊ से कराएंगे तो क्या बना था, ओ, है ना। तो अब क्या करेंगे, ओ का मिलन किससे कराएंगे, ओ क्या हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया। इसको एक बार दूसरे स्लैब में देखते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। देखिए कंठ का ये आ और आ का किससे, कंठ तालव्य से कराए, कंठ तालव्य क्या था, ए था, इसका मिलन कराए तो बना क्या, ए बना, ठीक है। मतलब अब वृद्धि स्वर संधि में हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कंठ वाले स्वर का मिलन कंठ तालव्य से कराएंगे, ये कंठ तालव्य हो गया, और ऐसे ही ये कंठ का मिलन कंठ ओष्ठ से कराएंगे, कंठ ओष्ठ हाँ। तो कंठ ओष्ठ में क्या आता है, कंठ ओष्ठ में क्या आया था, ओ आया था ना। अब पूछेंगे ओ कैसे आया था, तो कंठ में क्या होता है, आ आता है कंठ में, और ओष्ठ में क्या आता है, ऊ और बड़ा ऊ। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ओ, और अब आप क्या कर रहे हैं, कंठ का मिलन कंठोष्ठ से करा रहे हैं, कंठोष्ठ से करा रहे हैं, तो आ और ओ अब मिलेंगे, आ या फिर बड़ा आ, ये ओ मिलेंगे तो अब क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। वैसे ही छोटा आ और या फिर आ मिलाएंगे, जब कंठ तालव्य से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। बस यही है वृद्धि स्वर संधि। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए आप इसमें भी करते हैं, आ का मिलन एक बार ए से कराएंगे, एक बार ये हो गया ए से, एक बार ऐसे, आ और आ का, ये हो गया ना। तो बनेगा, एक बार आ से ए का कराएंगे तो बनेगा ए, और एक बार ये आ से इसका कराएंगे तो भी बनेगा ए ही बनेगा, फिर आ का ए से कराएंगे तो भी ए ही बनेगा। तो ये सभी में क्या बनेगा, ए ही बनने वाला है। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। अगर आ और ए बिना तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण अगर देखें, हितैषी, पहला उदाहरण हितैषी, आप इसका विच्छेद करिए, हित धन एसी, ये हो गया इसका विच्छेद। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसका अंतिम में क्या है, आप देखिए कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होता है, आ है, और यहाँ पे क्या है, ए, आ और ए, कंठ और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब है ना, आ का ई से मिलन कराए तो ए बना। तो कंठ तालव्य, आ का ई से मिलन कराए मतलब कंठ का कंठ तालव्य से मिलन कराए तो क्या बना, ए बना। ये देखिए यहाँ पे ए है तो ए आप हमेशा इस रूप में लिखा जाता है, लेकिन आप ऐसे यहाँ पे जब शब्द में लगेगा, किसी भी व्यंजन में लगेगा तो इस रूप में आ जाता है, वो ए की, है ना। तो ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो पुत्रैषणा, हाँ, आप क्या करेंगे, पुत्र धन ऐषणा, ये हो गया। आप यहाँ देखेंगे तो पुत्र अंतिम में क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ए, आ और ए मिलके क्या बनाएंगे, कंठ और कंठ तालव्य मिलके ये देखिए क्या बनाए, ए बनाए। तो यहाँ पे ए हो गया। तो ये कौन सी संधि हो गया, वृद्धि स्वर संधि, है ना। आपको क्या ध्यान देना है, अगर कंठ का कंठ तालव्य से, कंठ का कंठ ओष्ठ से मिलन होगा तो वृद्धि स्वर संधि बनेगा। क्या, कंठ का कंठ तालव्य से या कंठ का कंठ ओष्ठ से,
मिलन होगा तो बनेगा क्या, वृद्धि स्वर संधि। जैसे हम लोग ने आ का मिलन ए से कराया, इस आ का मिलन ए से कराया, फिर आ का मिलन इस ए से कराया, ऐसे तो दोनों में बना क्या, ए बना, है ना, दोनों में ए ही बना। अब वैसे ही बड़ा आ का मिलन ए से कराएंगे एक बार, फिर ये बड़ा आ का मिलन ए से कराएंगे, तो दोनों में बनने क्या वाला है, ए ही बनने वाला है। तो एक बार ये ऐसे कराते हैं बड़ा का मिलन, और फिर एक बार इसे ऐसे कराएंगे। एक उदाहरण इसका लेते हैं। अगर हम बोले सदैव, सदैव ये हो गया शब्द हमारा। आप इसको जब विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव होगा, सदा धन एव होगा। यहाँ पे आपको बड़ा आ दिख रहा है, ये देखिए बड़ा आ हो गया, और यहाँ पे ए हो गया। तो कंठ, ये शब्द हमारा क्या हुआ, ये जो वर्ण है ये क्या है, कंठ से उत्पन्न हो रहा है, और कंठ और ये कंठ तालव्य है। तो जब कंठ और कंठ तालव्य का मिलन होता है तो क्या बनता है, वह वृद्धि स्वर संधि। वैसे ही अगर हम लोग ये वाले की बात कर चुके हैं, अब इसकी बात करेंगे। अगर दूसरा उदाहरण एक ऐसा हो सकता है, महेश्वर्य, महेश्वर्य, इसका उदाहरण महेश्वर हो गया। आप इसकी शब्द के टुकड़े करें, महा धन ऐश्वर्य, इसके टुकड़े हो गए। अब देखेंगे आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आ दिख रहा है बड़ा आ, और यहाँ पे ए दिख रहा है। देखिए ये कंठ से उत्पन्न हो रहा है, ये कंठ तालव्य से उत्पन्न हो रहा है ना। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये ए मिलके हमेशा ए ही बनाते हैं। आ और ए मिलेंगे तो हमेशा ए ही बनाएंगे। और ये कौन सा होगा, देखिए दोनों विपरीत हैं, लेकिन कंठ का मिलन कंठ तालव्य से हो रहा है, इसलिए यह वृद्धि स्वर होगा। न्यू स्लाइड में चलेंगे। और अब कंठ का कंठ तालव्य से हो चुका है, अब कंठ का कंठ ओष्ठी से कराएंगे। कंठ मतलब देखिए कंठ की बात होगी मतलब आ और आ की बात हो रही है, और कंठ ओष्ठी की बात होगी तो ओ की बात हो रही है, ओ और औ, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक बार आ का मिलन ओ से कराएंगे, एक बार बड़ा आ का मिलन ओ से कराएंगे, है ना, ओ से कराएंगे, फिर सॉरी और यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, और एक बार आ का मिलन करेंगे ओ से, ऐसे करके तो दोनों बार मिलन होगा। किसके साथ, ओ के साथ। इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग। अगर आ का मिलन ओ से कराएं तो, ओ से कराएं तो क्या बनेगा, तो भी औ बनेगा। कैसे, एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि वन औषधि, वन औषधि, आप इसको टुकड़े करें, वन धन औषधि, वन धन औषधि, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आ है, क्या है, ना के बाद कुछ नहीं है, मतलब आ है। क्या है, क्यों, क्योंकि व्यंजन में स्वर छुपा रहता है, उस स्वर का नाम है आ। उसके बाद यहाँ पे औ है, ये क्या है, औ क्या है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ स्वर है, ये कंठोष्ठ स्वर है, मतलब कंठ का मिलन कंठ ओष्ठ स्वर से। क्या, कंठ और कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ के ओ, कंठ ओष्ठ, कंठ का मिलन कंठ ओष्ठ से कराएंगे तो मिलने क्या वाला है हमको, औ मिलेगा। औ मतलब वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो कंठ का मिलन कंठ ओष्ठ से हो गया, तो क्या हुआ, ये वनौषधि, ये मिला तो बना क्या, औ बना, औ बना, ये होगा वृद्धि स्वर संधि। वैसे ही ये देखिए आ का हो से हो गया, अब आ का औ से कराएंगे, यहाँ पे और रहेगा, क्योंकि ये भी कंठ ओष्ठ में आता है। तो एक बार अब आ का औ से कराते हैं हम लोग, आ का लन औ से कराएंगे तो भी क्या बनने वाला है, ये औ ही बनेगा। जैसे कि परमौषध, परमौषध हमारा एक उदाहरण हो गया। आप इसके टुकड़े करेंगे, परम धन औषध,
ये इसका टुकड़ा हो गया। देखेंगे यहाँ पे आ है और ये अ है, मतलब ये कंठ है, ये कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ मिले दोनों बनाएंगे क्या, औ। औ और कंठ का कंठोष्ठ से मिलन होता है तो बनता है क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बड़ा आ का मिलन कराते हैं, अब एक बार किससे, ओ से, एक बार औ से कराएंगे। इसका उदाहरण एक देख लेते हैं, महोजस्वी। महोजस्वी एक इसका उदाहरण। अब इसके टुकड़े करें, महाधन ओजस्वी। ये देखिए यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे ओ है, बनाएंगे क्या, औ। औ बनाए, औ क्या है, वृद्धि स्वर संधि। न्यू स्लाइड में चलते हैं। वैसे ही आ का मिलन अब किससे कराएंगे, औ से कराएंगे, बनेगा क्या, औ। औ कैसे, उदाहरण से देखेंगे, महावसद। महावसद यह उदाहरण हो गया हमारा। अब देखिए जब इसके आप टुकड़े करेंगे तो महाधन औसध, यह हो गया, दो शब्द बन गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ आपको दिख रहा है, यहाँ पे औ दिख रहा है, बनेगा क्या, औ। औ मतलब क्या, देखिए कंठ, आ मतलब कंठ हो गया और औ मतलब कंठ ओष्ठ हो गया। कंठ का कंठ ओष्ठ से मिलन होता है, जब भी मिलन होगा तो बनेगा क्या, वृद्धि स्वर संधि। तो आ और औ मिले तो औ बन गया। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, पहला दीर्घ, दूसरा पढ़ा गुण, और फिर पर्यायवाची देखे, पर्यायवाची, फिर विलोम देखे हम, और लास्ट में देखा हमने वृद्धि स्वर संधि। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जिन्होंने वर्ण विच्छेद को अच्छे से पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन को अच्छे से पढ़ा होगा, स्वर को, उसको ये सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी हुई होगी। और जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो आपने अगर स्वर व्यंजन को अच्छे से देखा था, वर्ण विच्छेद को अच्छे से देखा था, तो वर्ण विच्छेद करना तो वैसे मैंने इस क्लास में भी सिखा दिया है, तो वर्ण विच्छेद का कोई इशू है नहीं। बस देखिए, लेकिन हमारा 3 स्वर हो गया है और आगे अगर पढ़ने वाले हैं जो पढ़ेंगे वो रहेगा यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये बाकी दोनों अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।